हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्र मैथ क्लासेस में। दोस्तों कल जैसे क्लास 10th वाले का कल एग्ज़ाम है। क्लास 10th वाले का कल साइंस पेपर है और एक वीडियो के माध्यम से हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। सुबह के वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम बता चुके हैं और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा कि इसको ही बता देना चाहिए आप लोग को, क्योंकि ये प्रकाश चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन आज बताएंगे हम प्रकाश चैप्टर का ये है और प्रकाश चैप्टर से कुछ क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, इसलिए हमको लगा कि हम आप लोग के बीच में ये क्वेश्चन को रख दें ताकि आपका कल का जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से जाए, ठीक है। इसलिए हम आप लोग के बीच ये क्वेश्चन 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो कि प्रकाश में गमन करती है। इस सारे क्वेश्चन को प्रकाश के में गमन करते हैं। प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन जो है कल जो आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस चैनल पर जो नए हैं उससे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए हमको जो लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बता देना चाहिए तो हम आपको बताने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको लगा कि ये सारे क्वेश्चन आपको बता देना चाहिए और आप भी पढ़े होंगे तो आप फिर से एक बार रिविजन कर लें ताकि आपको कल का जो एग्ज़ाम आपका है वो बहुत अच्छे से जाए। तो जैसे शुरू करते हैं, जैसे कि आप एक नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रकाश के गमन करती है। प्रकाश जो है गमन करती है, कैसे करती है वो, उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, वो कभी टेढ़ा नहीं होता है। कभी आप टॉर्च जलाए होंगे देखेंगे पूरा स्ट्रेट में जाता है, कभी वो तिरछा उर्छा नहीं जाता है। इसलिए प्रकाश तो क्या होता है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है वो आपको बताना है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी दर्पण की पृष्ठ क्षेत्र, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, किसी दर्पण के पृष्ठ क्षेत्र विस्तृत होता है। किसी दर्पण के पृष्ठ क्षेत्र विस्तृत होता है वो हो जाएगा उत्तल दर्पण पे। किस पे हो जाएगा, उत्तल दर्पण पे हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण पे किस पृष्ठ क्षेत्र जो होता है वो पूरा विस्तृत होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। तो मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। ये क्वेश्चन बहुत बार बताया और पहले भी जो मॉडल सेट आया था उसमें भी क्वेश्चन आया था कि मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगी रहती है। तो वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा वो उत्तल दर्पण, ठीक है। उसके जो सामने लगा रहता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहते हैं ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, परावर्तित रेखा, आर्कटिक रेखा या परावर्तित रेखा। इसका आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। ऑप्शन इज ए करेक्ट हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आप लोग बस आपको रिवीजन करना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम आपको फिर से बता रहे हैं। और जो सुबह बताए थे, सुबह के जो वीडियो में बताए थे वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सिलेबस से ही, आपके सिलेबस से बाहर नहीं देखिएगा आप कल के एग्जाम में वो उससे भी बहुत क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आप उसको भी रिवीजन कर लें। और ये जो अभी जो बता रहे हैं इसको आप एक बार ज़रूर देख लें, इसमें भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या था। जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कहाँ पर बनेगा, कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र यानी सेंटर पे होगा तो वह C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हो जाएगा C पर। ऑप्शन इज ए करेक्ट हो जाएगा, 6 का ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं। श्वेत प्रकाश जो देखते हैं ना उसमें अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन या प्रवर्तन। तो ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो 7 रंग के मिलकर जो बनाता है उसमें क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कि श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश, नेत्र यानी कि आँख में जो प्रवेश करती है, कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है। वो प्रकाश जो आता है उसको कौन नियंत्रित करता है, पुतली, कॉर्निया, परितारिका या रेटिना। इसका आंसर हो जाएगा
ए इज ए करेक्ट, यानी वो पुतली जो है वो आँख में जो प्रकाश आती है उसको नियंत्रित कौन करता है, वो होता है पुतली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। आप लोग देखे होंगे तारे आसमान में, नहीं होगा तो अभी देख सकते हैं कि रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। उसका क्या कारण है, परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन। इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपवर्तन। रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, क्यों, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है, क्यों होता है लाल। आप लोग देखेंगे जब सूर्य उदय होता है या फिर सूर्य डूब रहा होता है तो उसमें से उसका रंग बहुत गाढ़ा लाल दिखता है। तो क्यों दिखता है, वो किसके कारण दिखता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वायुमंडलीय लघु तरंगों का अधिक प्रकीर्णन करता है। ठीक है, वायुमंडल लघु तरंगों का अधिक प्रकीर्णन करता है, इसके वजह से वो क्या होता है, सूर्य डूबते या फिर उगते समय बहुत लाल दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। प्रिज्मा के बीच विचलन कोण सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग के लिए, आसमानी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, हरा रंग के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बैगनी रंग जो प्रिज्म बनता है विचलन उसमें से क्या होता है, बैगनी रंग के लिए बैगनी रंग सबसे ज़्यादा अधिक होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बैगनी रंग के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किताब अभिक्रिया CaO + H2O, जो अभिक्रिया जब करेंगे इसको, ये CaOH का हॉल किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसको बताना। CaOH का हॉल जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन, विस्थापन, प्रतिस्थापन या वियोजन। क्वेश्चन नंबर 12 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा संयोजन। किस प्रकार का अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन जो है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन या ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। संयोजन जो श्वसन जो होता है कैसी रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन। क्वेश्चन नंबर 13 इज सी करेक्ट आंसर होगा, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी जो होता है वो श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया होता है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, नीला, हरा, सफ़ेद, भूरा। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब मिलाएंगे तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, सफ़ेद हो जाएगा। क्या होगा, जब इन दोनों को मिलाएंगे हम तो इसका रंग हो जाएगा सफ़ेद। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है, दीवार को सफ़ेद जब करते हैं उसमें किसका उपयोग होता है, चूना का होता है ना। दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है, CaOH का हॉल 2। ठीक है, CaOH का हॉल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिप्स की थैली में, चिप्स देखे हैं ना आप लोग, खाए ना कुरकुरे, आलू चिप्स, लेस जिसको बोलते हैं। तो चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, आप लोग देखे होंगे कि जब लेस खरीदते हैं उसमें से हवा भरा रहता है, कोई भी कुरकुरे जब हम खरीदते हैं तो उसमें से हवा से फूला हुआ रहता है, उसमें से कौन सा गैस भरी रहती है, कौन सा गैस भरी होती है, वो होता है नाइट्रोजन। कौन सा होता है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, तो कोई भी विलयन अंडे के पीसे कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा, इस विलयन में क्या होगा। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, कहता है कोई भी विलयन अंडे के पीसे कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, HCl। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं हम लोग। और क्षार के pH मान कितना होता है, जो 7 से कम होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, और जो 7 से अधिक होता है वो क्या होता है क्षारीय होता है, जो 7 के बराबर होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो ये क्षारीय विलयन का pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा या 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 7 से अधिक होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा CaOH का हॉल 2। ठीक है, CaOH का हॉल 2 इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। CaOCl2 का यौगिक का
प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इसको बताना है। व्यंजक चूर्ण, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा या ग्लूकोज। तो क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन इज ए करेक्ट हो जाए, व्यंजक चूर्ण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है चींटी के डंक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? चींटी के डंक चींटी जब किसी को काट लेता है देखते हैं वहाँ पे दुखने लगता है, लड़ने लगता है, फिर थोड़ा थोड़ा खुजलाने भी लगता है। उसमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। तो चींटी के काटने से मेथनोइक अम्ल, चींटी के डंक में कौन सा होता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, काटने की वजह से वो फूल जाता है और हल्का हल्का खुजलाने लगता है। ठीक है, कहता है भोजन के पाचन के समय हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाला अम्ल। भोजन के पाचन के समय जब हम लोग भोजन करते हैं उसके बाद क्या होता है, भोजन पचने लगता है, तो पचने के समय जो हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाले अम्ल क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। 22 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टाइलिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन या पेप्सिन। इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, पेप्सिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, फल या पत्तियाँ। तो ये हो जाएगा फल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, फल। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मानव हृदय का अवसर प्रकुचन दाब है। मानव हृदय का अवसर प्रकुचन दाब है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए 120 mmHg। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल की वहन के लिए, भोजन की वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल की वहन के लिए। ठीक है, किस की प्रकृति का वर्णन जनन की मूल घटना है? DNA। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, 27 का ए नंबर DNA। तथा मुकुलन द्वारा 28 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा औलैंगिक जनन होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में। इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। कहाँ पे? ईस्ट में होता है। ठीक है, चलिए जनन की किस विधि द्वारा समान गुण वाले जीवन की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? कायिका प्रबंधन, विखंडन, मुकुलन या खंडन। इसका आंसर हो जाएगा 29 का कायिका प्रबंधन। ठीक है, कायिक प्रबंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, उसका हो जाएगा अंडाशय, गर्भाशय। देखिए मानव मादा जो उसको जनन तंत्र का भाग जो नहीं है उसको बताना आपको। देखिए अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, जो शुक्रवाहिका है ये लड़कों में पाया जाता है, बॉयज में ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, ये हो जाएगा पपीता। क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा पपीता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? ये हो जाएगा USA, भारत, जापान या डेनमार्क। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, डेनमार्क, जहाँ की पवनों का देश बोला जाता है, वहाँ पे पवन चक्की सब चलते रहते। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, डेनमार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका जल विद्युत संयंत्र, फिर से सुनिएगा, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बायोगैस किस नाम से प्रचलित है? भारत में बायोगैस किस नाम से प्रचलित है? ये गोबर गैस से। ठीक है, 34 का ए, ये सबको जानते हैं पहले से भी। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? नाभिकीय विखंडन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है।
नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसका न्यूट्रॉन होगा, सी नंबर। ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय जो है ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। 36 का ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर का सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया था? नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया था? मेथनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। 37 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र सब कोई जानते हैं, जिसमें C6H12 दिख गया, जान लीजिए वो ग्लूकोज है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। ठीक है, कहता है किस गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसमें से कौन सा हो जाएगा? 39 का हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों अवतल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सेल के नियमानुसार होता है, सेल के नियमानुसार होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, तो ये था आपका कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI क्वेश्चन जो हम आपको बता दिए। हमको लगा कि ये सारे क्वेश्चन आपको बताना चाहिए क्योंकि कल के एग्ज़ाम में ये सब आने वाला है, इसलिए हम आप लोग के बीच में ये क्वेश्चन बता दिए। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कल के एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख के आएंगे। ठीक है, तो सबको थैंक यू और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और सबको बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। कल आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, बिल्कुल डरना नहीं है, आप अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएंगे और हमें कमेंट जरूर करेंगे कि सर यहाँ से क्वेश्चन आया, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, ये या फिर जो भी कुछ होगा हमें बताएंगे ज़रूर। हम आपके कमेंट करने के इंतज़ार में रहेंगे कि कब आप लोग एग्ज़ाम दे के आए और हमें बताएं एग्ज़ाम के बारे में। आप लोग ज़रूर बताइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप बताइएगा ज़रूर।